बुढ़ापे में ये 4 बातें जरूर याद रखना। दोस्तों, अगर हम इस समय जवान हैं तो भी बुढ़ापा आएगा, अगर हम अमीर हैं फिर भी बुढ़ापा आएगा, गरीब हैं फिर भी बुढ़ापा आएगा, चाहे बुद्धिमान है या मूर्ख, एक ना एक दिन सभी को बुढ़ापा आना है। दोस्तों, बुढ़ापे में वे कौन सी 4 बातें हैं जो हम सभी को याद रखनी चाहिए? अगर हम इन 4 बातों को याद रखेंगे तो बुढ़ापे के समय हमें कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए साथियों, इन 4 बातों को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर बुढ़ापे की वे कौन सी 4 बातें हैं जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले ताकि आपको इसी तरह की बुद्धा स्टोरी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर था। अमीर होने के कारण उसके बहुत ज्यादा कारोबार थे और उसके कारोबार दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उस व्यक्ति ने अपने व्यापार से बहुत सारा धन कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमने अपने मेहनत से व्यापार तो खूब बढ़ा लिया और अपने व्यापार से धन भी काफी कमा लिया। अब हमारे घर में ईश्वर के दिया हुआ सब कुछ है, इसलिए हम चाहते हैं कि अब तुम विवाह करके घर गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारी विवाह योग्य उम्र भी हो चुकी है, तो इसलिए अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अपने माता पिता के यह बात सुनकर वह लड़का कहने लगा कि अभी तो मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं, अपनी जिंदगी में मुझे और ज्यादा सफलता हासिल करनी है और आप चाहते हैं कि मैं विवाह करके घर गृहस्थी में उलझ जाऊं। नहीं पिताजी, अभी मुझे विवाह नहीं करना है। पहले जो मैंने सपने देखे हैं उसे मैं पूरा कर लूं, उसके बाद ही वह विवाह के बारे में सोचूंगा। फिर उसके माता पिता ने समझाया कि पुत्र, शादी तो प्रत्येक मनुष्य को करना ही होता है, क्योंकि शादी के बच्चा पैदा होने के बाद ही वंश आगे बढ़ता है और संतान उत्पत्ति के बाद ही मनुष्य पर जो पितृ ऋण होता है वह उससे मुक्त हो पाता है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य सोचते हैं कि अगर हमने शादी कर ली हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारी आजादी समाप्त हो जाएगी, आने वाली लड़की हमारे ऊपर बोझ बन जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। शादी हमारी जिंदगी की जरूरत है और हमारी पत्नी हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे भोजन करना हमारे जिंदगी के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार शादी करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पत्नी ही होती है जो हमारे सुख दुख में, हर विपत्ति के समय में हमारे साथ खड़ी रहती है। लड़के ने जब अपनी माता पिता की इन बातों को सुना तो वो कहने लगा कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करिए। जब तुम्हें कोई संस्कारी लड़की मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ ही विवाह कर लूंगा। अपने पुत्र की यह बात सुनकर उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और अगले दिन ही अपने पुत्र के लिए पास के ही गांव में लड़की पसंद करने चले गए। जब लड़की पसंद आ गई तो उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और शादी का दिन तय करा लिया। रिश्ता पक्का करने के बाद लड़के के माता पिता अपने पुत्र की विवाह की तैयारी करने लगे। कुछ दिन बाद ही शादी का दिन नजदीक आ गया। उस लड़के के घर पर दूर दूर से नाते रिश्तेदार आने लग गए। लड़के के माता पिता ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह किया और एक नई बहू को लेकर अपने घर में आ गए। सुंदर और संस्कारी पत्नी पाकर लड़का बहुत प्रसन्न था, साथ में लड़के के माता पिता भी बहुत खुश थे। इस प्रकार अपने पुत्र और बहू के साथ वह दंपति अपना जीवन गुजारने लगा। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ जो लड़के के माता पिता थे उनके उम्र ढलने लगी। समय के साथ वे दोनों बूढ़े होने लगे। फिर लड़के के माता पिता ने अपने लड़के और बहू को पास बुलाया और उनसे कहने लगे, बेटा, आज जो बातें हम तुम्हें बताएंगे वो बातें तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएंगे, इसलिए इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना। और ऐसा कहकर उन्होंने बताना शुरू किया कि तुम्हारे सामने जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमारी इन बातों को कभी मत भूलना। तुम दोनों एक दूसरे के साथ सदैव साथ रहना और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ कभी विश्वासघात मत करना। कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे दूसरों के लिए तकलीफ पहुंचे और आप लोगों से जितना भी हो सके सदा दूसरों को मदद ही करना, क्योंकि मदद करने से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि जो मदद करता है वे और ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जब उस लड़के ने और उसकी पत्नी ने सास ससुर की इन बातों को सुना तो वे दोनों कहने लगे कि आप लोग चिंता ना करें, हम आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे और हम दोनों पति पत्नी आपके सिद्धांत पर ही चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार वे सभी लोग मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वह लड़का और ज्यादा अमीर होता चला गया। समय के साथ उसकी माता पिता अब पूरी तरह से बूढ़े हो चुके थे। बाल सफेद हो गए थे, शरीर दुबला पतला हो गया था और जैसा अक्सर देखा जाता है कि बूढ़ा होने के बाद मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, वैसा ही उनका स्वभाव हो गया था। लड़के के माता पिता भी बूढ़े होने के कारण सारा दिन तरह तरह की बातें करते रहते थे। उनका यह व्यवहार लड़के की पत्नी को रास नहीं आता था और वे नाराज हो जाती थीं। उसकी नाराजगी के कारण था
कि उसके सास ससुर बार बार किसी न किसी बात को लेकर उससे झगड़ने लग जाते थे। ऐसे में जब उसका पति शाम को घर आता तो वह उसे बताती कि आपके माता पिता रोज किसी न किसी बात को लेकर मुझसे झगड़ा करते हैं। अगर तुम्हारी माता पिता की ऐसे ही हरकत रही तो मैं एक दिन इस घर को छोड़कर तुम्हें छोड़कर अपने पिता के घर चली जाऊंगी। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता है कि आप अपने बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। तो वह लड़के से कहते हैं कि झगड़ा हम नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी करती है, वही हमसे लड़ती है। इस तरह दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। किसी तरह लड़का दोनों को समझाता है, लेकिन माता पिता तो बूढ़े हो चुके थे। कुछ समय तो उन्हें याद रहता, लेकिन दूसरा दिन लगते ही वे अपने पुत्र की बातों को भूल जाते और फिर से वही सब कुछ करने लगते हैं। कुछ दिन जब ऐसा ही चलता रहा तो घर के इन लड़ाई झगड़ों से वह लड़का बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और साथ में उसकी पत्नी भी रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी थी। कुछ दिन तो उसने अपनी सास ससुर की इस व्यवहार को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो एक दिन वो लड़की अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपने मायके यानी पिता के घर चली आई। जब लड़की के माता पिता ने अपनी पुत्री को अकेला आता हुआ देखा तो लड़की के माता पिता ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेले ही कैसे आ गई और तुम्हारे साथ दामाद जी क्यों नहीं आए। तब उस लड़की ने पूरी घटना अपने माता पिता को कह सुनाई। लड़की के मुख से ये बातें सुनकर पिता कहने लगे कि इस बारे में तुम्हें दामाद जी से बात करनी चाहिए थी। अपने पिता की यह बात सुनकर वह लड़की कहने लगी कि मैंने उनसे कहा था, उन्हें भी सारी बातें बताई थीं। उन्होंने भी अपने माता पिता को समझाया था, लेकिन वे किसी की नहीं सुनते। उनके ऊपर किसी के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय तक तो वे ठीक रहते हैं, फिर वही लड़ाई झगड़ा, इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े से मेरा जीवन नरक हो गया है और दिन प्रतिदिन मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है। आज मैं अपनी ससुराल से यह निर्णय करके आई हूं कि जब तक वे दोनों बूढ़े उस घर में हैं, तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी और तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अपनी पुत्री की यह वचन सुनकर उस लड़की के माता पिता ने कहा, बेटी किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता तब तक उसकी माता पिता का घर है, उसका घर होता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तब उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। इसलिए बेटी जाओ अपने ससुराल में दुहक तकलीफ झेलते हुए अपना जीवन यापन करो। मनुष्य की जिंदगी में तो दुख तकलीफें आती रहती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और अपने दुख तकलीफों को झेलते हुए हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और तुम अपने सास ससुर को तो जाने ही दो, वे लोग बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी लड़की कहने लगी कि आपकी बातों से तो मैं सहमत हूं, लेकिन कहां तक बर्दाश्त करूं। वे लोग मुझसे समय पर भोजन मांगते हैं, समय पर किसी कार्य को करने को कहते और मैं नहीं करती तो मेरी गलती थी। मैं उनका हर काम समय पर करती हूँ, फिर भी वे लोग मुझे भला बुरा कहते हैं और मुझे तरह तरह के ताने देकर प्रताड़ित करते हैं। यही नहीं, मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं। वे लोगों से कहते हैं, हमारे घर में जो बहू आई है उसका चाल चलन ठीक नहीं है, हमारा लड़का इतना कमाता है फिर भी हमारी बहू हमें कुछ खाने को नहीं देती। इस तरह की बातें वे गांव वालों से करते हैं और हमेशा ही मेरे पकाए हुए खाने में कमी निकालते रहते हैं। लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू को तो खाना भी बनाना नहीं आता और हम लोगों को समय पर भोजन भी नहीं देती हैं। इस कारण हम दोनों समय से पहले ही बूढ़े हो चुके हैं और उनकी बातों का गांव वाले भी विश्वास कर लेते हैं। ऐसे में आप ही मुझे बताइए कि मैं उन्हें भोजन क्यों नहीं दूंगी, मैं भला उन्हें भूखा क्यों मरूंगी। जब अपनी बेटी की ये बातें वो पिता सुनता है तो उसे अपनी बेटी की बातें सुनकर बड़ा ही दुख होता है और अपनी बेटी से कहता है कि पुत्री तुम चिंता मत करो, इसके बारे में मैं तुम्हारी ससुराल जाकर तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर वे लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अगले दिन ही लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उनके ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल में उन्हें दामाद तो नहीं मिलते। फिर लड़की के माता पिता इस बात को दोनों के सामने रखते हैं, लेकिन वे लोग तो बूढ़े हो चुके थे, उनके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उल्टा वे दोनों लड़की के माता पिता को ही भला बुरा कहते हैं। लड़की के माता पिता ने काफी समझाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उदास मन से अपने घर के लिए वापस लौटने लगते हैं। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई देता है जिनके एक हाथ में कमंडल था और उनके बड़े बाल बिल्कुल सफेद और लंबीदार ही थी और मुख पर एक अलग ही तेज थी। जब लड़की के माता पिता उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वह एक सिद्ध सन्यासी है। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज आभा थी। उनके तेज को देखकर लड़की के माता पिता उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके चरणों के पास जाकर बैठ गए। जब साधु महाराज ने पूछा, पुत्र कोई परेशानी है क्या? तब लड़की के पिता कहने लगा, हाँ महाराज, मैं बहुत परेशानी में हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर साधु महाराज कहने लगे, बच्चा तुम्हें जो भी परेशानी है मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई जरूर समाधान कर दूंगा। वह लड़की के पिता कहने लगा, गुरुदेव कुछ साल पहले मैं अपनी बेटी की शादी बगल के गांव में करी थी, जिसे घर में मैंने अपनी बेटी के रिश्ता किया था।
वे लोग बहुत ही अमीर हैं। जिस लड़के से मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया था वो तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता कुछ ठीक नहीं है। वे बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण मेरी बेटी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं और मेरी बेटी की गांव वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके कारण मेरी बेटी ससुराल छोड़कर मेरे पास लौट आई है और मेरे पास रहने की जिद पर अड़ी हुई है। अब ऐसे में आप ही बताइए कि कोई भी पिता अपनी शादीशुदा बेटी का जीवन भला कैसे कतबा सकता है। लड़की के पिता की ऐसी बातों को सुनकर वह सिद्ध सन्यासी कहने लगे कि बच्चा, यदि ऐसी बात है तो तू मुझे उन लोगों के पास ले चलो। मैं उन्हें कुछ शिक्षा दूंगा, मैं उन्हें कुछ बातें बताऊंगा। यदि मैंने बताई बातें उनकी समझ में आ गई और उन्होंने अपने जीवन में उतार दिया तो उन बातों से आपकी बेटी भी हमेशा खुश रहेंगी और वे लोग भी सदैव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि बुढ़ापे में ये 4 बातें सदैव याद रखनी चाहिए। इसी कारण से उनकी ये दुर्दशा हो रही है और उसके साथ ही तुम्हारी बेटी और दामाद को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जब लड़की के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी के इन बातों को सुना तो वे प्रसन्न हो गए और साधु महाराज को अपने साथ लेकर बेटी के ससुराल के ओर चल दिए। जब समधी के घर पहुंचे तो साधु महाराज ने लड़की के माता पिता और उस लड़की को घर के दरवाजे पर रुकने का इशारा किया और स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर दोनों बूढ़े बैठे हुए थे। जब लड़की के माता पिता ने साधु महाराज को देखा तो दोनों खड़े हो गए और साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया। फिर उस लड़के के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी से खाने पीने के बारे में पूछा। उस साधु महाराज ने कहा कि मैं आप लोगों के घर पर जी भर के खाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सन्यासी की बात सुनकर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि आपके हम सभी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन पहले आप भोजन कर लीजिए। सिद्ध सन्यासी ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरी बात को सुनो, उसके बाद ही आप अपने घर का भोजन मुझे करवाना। उसके बाद साधु महाराज कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप लोग बूढ़े हो चुके हो और बूढ़े होने के कारण आप अपनी बहू को परेशान करते हो, साथ में आपकी बहू भी तुम्हें परेशान करती है। साधु महाराज की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी कहने लगे कि गुरुदेव, आपने ठीक सुना है, हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कद्र नहीं करती है और हमेशा हम लोगों को परेशान करती रहती है। उसे पता नहीं है कि जैसे आज हम बूढ़े हैं वैसे ही कुछ समय बाद उस पर भी बुढ़ापा आएगा और ये सब जानते भी वे हम दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तभी साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी 4 बातें माननी होगी। यदि तुमने ये 4 बातें मेरी मान ली, तुमने अपने जीवन में उतार लिया, फिर देखना आपका बुढ़ापा कितने सुख से कटता है। मैं आपको आपके सुखी जीवन के लिए 4 बातें बता रहा हूं, जिससे आप अपने जीवन में अपनाकर हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी आपकी बहू या बेटा आपको परेशान नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि सबसे पहली बात है कि आप बोलते समय अपनी बातों पर ध्यान दें, अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी शक्ति है जो कि आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं और आप अपने वाणी से किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। मान लो अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात करने का तरीका आपका कैसा है? अगर आपका बात करने का तरीका मुझे ठीक लगेगा तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। यदि आपका बात करने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं हमेशा के लिए आप लोगों से जुदा हो जाऊंगा। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि बोलने से पहले 1000 बार सोच लेनी चाहिए कि मैं जो बात बोल रहा हूं उससे अगले व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचने वाला है या फिर उन बातों से सामने वाले को क्या फायदा होने वाला है। उसी के अनुरूप दूसरों के सामने हमें अपनी बातों को रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाते हैं तो इंसान के शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। वह बोलता तो ठीक है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोलता है। लेकिन आप अपनी बातों पर हमेशा ध्यान दें कि हम लोगों से कैसे बातें करें। जब दोनों दंपति ने साधु महाराज के इस बातों को सुना तो दोनों कहने लगे, गुरुदेव ठीक है, आज से हम दोनों पति पत्नी अपनी बातों पर ध्यान देंगे, लेकिन दूसरी कौन सी बातें हैं वह भी हमें बताइए। तब साधु महाराज कहने लगे कि उचित समय पर ही हमें कोई वस्तु को मांगना चाहिए। जैसे अगर आपको भूख लगी है और उस समय आपकी बहू खाना बना रही है, यदि उस समय आपने भोजन मांगा तो वह भोजन कहां से दे पाएगी? उस समय तो भोजन बनाया जा रहा है। मान लो अगर आपकी बहू किसी समय स्नान कर रही है और उस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, किसी सामान को मांग रहे हैं, तो वह उस अवस्था में उस वस्तु को देने के लिए आपके पास तो नहीं आ सकती और आप उन बातों को लेकर उससे झगड़ने लगे तो आपका ही व्यवहार ठीक नहीं है। आपको यह समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं, इस कारण दूसरों पर भी हमारा अधिकार होता है। जवानी में हम अपने आप में होते हैं। जवानी में हम जो भी मांगते हैं वही हमें मिलता है, लेकिन बुढ़ापे में हम दूसरों के सहारे हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति पहले अपने काम करेगा और काम समाप्त होने के बाद वह उस वस्तु को हमारे पास लेकर आएगा। इसलिए हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि हमने अपने जबान से किसी बात को निकाला और तत्काल वो हमारे सामने आ जाए। ये कभी नहीं हो सकता। और ये भी ध्यान रखें कि अगर बहू कहीं पर गई हुई है या किसी काम में व्यस्त हैं और आप लोगों की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ रही है और ऐसे में आप अपनी बहू से किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, तो समय आपके पास उस वस्तु को कैसे पहुंचाएगी? या उसकी तबीयत खराब है और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि वह बिस्तर से भी उठ नहीं सकती, और ऐसे में आप किसी वस्तु को अपनी बहू से मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह उस वस्तु को आप लोगों के पास कैसे लेकर आएगी? और आप लोग इन बातों को लेकर अपनी बहू से नाराज हो जाते हो कि आपकी बहुत हो। आपकी बातों को सुनते ही नहीं, ये गलत बात है। आप लोगों को देखना चाहिए कि आपकी बहू आपकी आवाजों को सुन भी पा रही है या नहीं, और जिस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं उस समय आपकी बहू कहां पर है, और जो भी सामग्री आप उससे मांग रहे हो क्या वह सामग्री आपके घर में उपलब्ध है भी या नहीं है। सन्यासी की दूसरी बात को सुनकर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि साधु महाराज, हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग कितने गलत थे। तभी वह सन्यासी कहते हैं कि अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है, अब मेरी तीसरी भी बात सुनो। उन्होंने आगे कहना शुरू किया कि खाना बिगड़ जाने पर चिढ़ना नहीं चाहिए। मान लो आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय नमक कम या ज्यादा हो गया, मिर्च कम या ज्यादा हो गई, या रोटी जल गई, और उसने वह भोजन आपके सामने परोस दिया। आपने जैसे ही उस भोजन को चखा और भोजन चखते ही आप मुंह बनाने लगे और कहने लग गए कि भोजन में तो स्वाद ही नहीं है, और तरह तरह की कमी निकालने लग गए कि भोजन में यह कमी है, वह कमी है, सब्जी ऐसी बनी नहीं है, वैसी नहीं है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग भी एक दिन नौजवान थे, आप लोगों से भी भोजन बिगड़ जाता था, तो क्या आपके माता पिता भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? मान लो अगर करते भी थे तो आपको उस वक्त कैसा लगता था? बुरा लगता था? या आपके माता पिता आपसे ऐसी बातें कह रहे हैं कि आपको भोजन बनाना नहीं आता, इसमें यह सामग्री कम है, बस सामग्री कम है, आपको तभी बुरा लगता था? देखिए, चाहे कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, उससे गलतियां हो ही जाती हैं। भोजन बनाने में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है, तो हमें उसे सह लेना चाहिए और अपनी बहू को बतानी चाहिए कि बेटी देखो, ये कमी है, आगे से ध्यान रखना। अगली बार इस तरह की गलती को दोबारा मत दोहराना। प्यार से कहिए, ऐसा सुनने में बहुत ही प्रसन्न रहेंगी और कहेगी कि हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और हमें समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो हमेशा उसकी खाने से नई नई कमियां ढूंढते रहते हो और बताते हो कि इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। इससे उसे भी तकलीफ होती है और आप लोग भी हमेशा चिढ़ते रहते हो। आपकी ऐसा करने से घर में कलह ही बनती है। इसलिए आगे से ध्यान रखना है कि भोजन यदि बिगड़ भी जाए तो आपको सह लेना है और प्यार से बहू को बता देना है। ऐसे में बहू भी खुश हो जाएगी। सन्यासी की ये सारी बातें सुनकर वे दोनों पति पत्नी कहते हैं, गुरुदेव, इन तीनों बातों को तो हम अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन वह चौथी बात क्या है जिसे आप हमें बताना चाहते थे? कृपया वह चौथी बात भी हमें बताइए। तब साधु महाराज कहते हैं, थोड़ा धीरज रखो, मैं चौथी बात भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद वह कहते हैं कि वे चौथी बात है कि अपनी परिवार के हालातों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जैसे आपके परिवार में पैसे की कमी है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपकी बहू अच्छी नहीं है, या वो खाना अच्छे से नहीं बनाती है, या वो आपका कहना नहीं मानती, या फिर घर परिवार में किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या है और उसे आप दूसरे लोगों के साथ साझा करते हैं, तो आपका ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि बाहर वालों को जब तुम अपने घर की समस्या बताते हो तो उस समय तो वो लोग दिखावे के लिए हमारे साथ हमदर्दी का नाटक करते हैं, लेकिन तुम्हारे जाते ही वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे मजाक उड़ाते हैं, और वही लोग एक की चार बातें बनाकर तुम्हारे कही हुई बातों को तुम्हारे बहू या बेटा से कहते हैं। इससे घर में और ज्यादा कलह बन जाता है, जिसे हम आम भाषा में चुगली कहते हैं। आपने तो सुना ही होगा, इसके घर की बात उसके घर में कहना, इसकी समस्या उससे कहना, बढ़ा चढ़ा के उस बातों को बोलना। अधिकतर लोग तो आपके सामने आपसे हमदर्दी जताने के बहाना नाटक करेंगे, लेकिन आपके जाते ही आपके पीठ पीछे आपकी बुराई या आपकी चुगली इधर उधर करेंगे। इससे आपके घर में झगड़े सुलझाने की बजाय और भी बढ़ जाते हैं, समस्या और भी बढ़ जाती है। आपकी बेटे आपकी बहू से, बेटे से माँ के बारे में, पत्नी के बारे में, पत्नी से पति और सास के बारे में चुगली करेंगे, भड़काएंगे, कहेंगे कि आपकी सास ने ये कहा, आपकी पति ने ये कहा। इससे घर में और ज्यादा कलह बन जाती है। यदि आप बहू और बेटा के बारे में खराब बात कहेंगे और निरंतर ऐसा करने से आप बेटा बहू की नजरों में गिर जाते हैं। दूसरों को अपनी घर की समस्या बताने से कुछ ठीक तो नहीं होगा, बल्कि आपके परिवार के ऊपर और भी समस्या बढ़ जाएंगे। आपका ऐसा करने से आपका लड़का कहीं समाज में बोलने लायक नहीं रहेगा। जैसे ही वे समाज में खड़ा होगा या किसी पंचायत में खड़ा होगा और अपनी कुछ बात रखेगा, तो वहां पर उपस्थित लोग उसके मुंह पर ही कह देंगे कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में ऐसा करती है, तुम्हारी माता पिता के साथ वैसा करती है, तुम्हारी माँ बाप हम लोगों से तरह तरह की बातें कहते हैं, तरह तरह की उन्हें परेशानी हो रही है। बुढ़ापे में तुम लोग अपनी माता पिता को परेशानी देते हो। पहले अपने घर की समस्या हल करो, उसके बाद ही दूसरों के मामले सुलझाना।
इसलिए ध्यान रहे कि आपके घर में कोई भी समस्या हो उसे बाहर के लोगों के साथ कभी भी साझा मत करो, नहीं तो वे लोग उस मौके के फायदा उठा के आपके घर को बर्बाद कर देंगे, जिसके कारण आप लोग हमेशा ही दुख झेलोगे। जब दोनों पति पत्नी उन सिद्ध सन्यासी की बात सुनते हैं, हम लोग से बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम लोग तो अपने पूरे घर के बारे में, पूरे पैसे के बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपने बहू के बारे में तरह तरह से ये बात फैला दी है कि हमारा बेटा ठीक नहीं है, हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमें कभी समय पर भोजन नहीं मिलता है, हमारी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन बातों को तो हमने पूरे गांव में फैला दिया है। तभी सन्यासी कहने लगे, इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप लोग घर की बातों को पूरी गांव में फैलाओगे तो एक ना एक दिन तुम्हारे ऊपर वह परिस्थितियां आ जाएंगी जिसके कारण आप दुखी रहोगे। इसीलिए आज से ही मेरा कहना मानो कि अपने घर की बातों को कभी बाहर के लोगों दूसरे के सामने कभी मत साझा करना। और जो 4 बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, उन बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो बूढ़ा है इन 4 बातों को अपनाता है और अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आती। वह हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहता है और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, जिसके कारण उनके परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आती। पीछे से सारी बातें उनकी बेटा और बहू सुन रहे होते हैं। ये 4 बातें समाप्त होने के बाद उसका बेटा और बहू सिद्ध सन्यासी के पास आते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तभी वह सिद्ध साधु महाराज कहते हैं, आप लोग भी कुछ बातें सुन लो जो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे। इतना कहकर साधु महाराज उन दोनों पति पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि बेटे या ध्यान रहे, उसके घर में उसके बुजुर्ग माता पिता हैं और उन्होंने उसे कुछ कह दिया है या उन्होंने ऐसी कुछ बात कह दी है जिसे सुनकर आपको बुरा लगा है, तो जबान बच्चों को ये समझना चाहिए कि अब वे बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने के कारण उनकी जुबान फिसल जाती है और जवानी के उपेक्षा बुढ़ापे में दिमाग थोड़ा ढक्कम चलता है और उन्हें खुद पता नहीं होता कि वे क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। उनकी इन बातों को लेकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और ध्यान देनी चाहिए कि ये बूढ़े लोग हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। इनकी बातों पर जो भी व्यक्ति ध्यान देता है वो हमेशा ही खुद परेशान रहता है और साथ में उसकी पत्नी भी परेशान रहती है और उसके परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में कोई भी इंसान कोई भी बात बोल सकता है और कहीं भी आ जा सकता है और उसे खुद पता नहीं होता है मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कर रहा हूं। दूसरी बात, आप मान लो कि आपके माता पिता आपसे कोई बुरी बात कह दी है, आपको मार दी है या फिर दिल पर कोई ठेस पहुंचने वाली बात कर दी है या आपसे झगड़ा करने लग गए हैं या फिर आपकी पत्नी से कुछ कह दिया है कि भोजन ठीक नहीं बना है, तो इस पर आप लोगों को चीरना नहीं है बल्कि उनकी बातों को सुन लेना है। उनकी बातों पर आपको गौर करना है। अगर हमारी किसी गलती की वजह से हमें भोजन बनाने में कोई कमी हुई है तो पहले आपको उसे सुधारना है। अगर भोजन बनाने में कोई कमी नहीं हुई है तो उनकी बातों को सुनकर चुप हो जाना है, क्योंकि बुढ़ापे के समय वह कुछ भी बोल सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि बुढ़ापे में वे हमेशा गलत बात ही बोलेंगे। अगर आप लोग कोई गलत कार्य करते हो तो वह जरूर रोकेंगे, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा वे लोग जिंदगी जी चुके हैं। उनके पास आप लोगों से ज्यादा अनुभव है। उन्हें पता है कि कौन सा कार्य आपके हित में है और कौन सा कार्य आपका अहित करेगा। ऐसे में जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपके बुजुर्ग उस कार्य को करने से रोक रहे हैं तो तुम्हें उनकी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अनुभव के आधार पर ऐसा कहते हैं। उन्हें पता है क्या करने से आपका फायदा होगा और क्या करने से आप मुसीबत में पड़ जाओगे, आपकी दुर्दशा ना हो, इसलिए वे मना करते हैं। बहू और बेटों को भी यह समझना चाहिए कि किसी के माता पिता बुढ़ापे के समय में कुछ भी कह सकते हैं। हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि में और छोटे बच्चे की बुद्धि में ज्यादा अंतर नहीं होता है। वे हमें कुछ भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि बुढ़ापा बालपन का दूसरा रूप है, तो इसीलिए अगर वो हमसे डरते हैं या हमें गाली भी देते हैं तो हमें सह लेना चाहिए और उनसे झगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आया होगा, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।